साढ़े खानदान से दूसरा रफ़ी पैदा हो गया था। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया, कहा नहीं मैं तो शायद में ये बातें चलने शुरू हो बातें चलना शुरू हो, क्योंकि मैं 4 साल की एज में ही पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, बिच सजदे और किसे और दी क्यों, दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों, क्या है तू क्यों है तू सोच जरा, रंग जा अपने ही रंग तू, कर दे सबको ही दंग तू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक नौजवान नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद रफ़ी का नवासा है। मोहम्मद रफ़ी जो कि एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, ये उनका नवासा है जो कि एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं और अपने वक्त के एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, और उनका नवासा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि और ये इसके अंदर जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। इसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो एक दफ़ा से फिर से आपको मोहम्मद रफ़ी की याद जो है वो ताज़ा हो जाएगी। लेकिन बात करके जानते हैं कब से ये गायकी का इनको शौक़ है और कब से ये गा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद एहतशाम। एहतशाम भाई, मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़ा लेजेंड स्टार, क्या वाकई में आप उनके नवासे हैं? जी बिल्कुल, मैं उनका नवासा हूँ। पाकिस्तानी फैमिली से, उनकी 2 फैमिलीज़ थी, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, मैं काफ़ी टाइम सोचता ही रहा कि इतने बड़े लेजेंड का जब मैंने उनकी बायोग्राफ़ी खोली, हिस्ट्री खोली, तो बाद में पता चला कि नहीं, मैं वाकई उनकी फैमिली से बिलोंगिंग करता हूँ। और एज एन मेरी जो नानी थी उनके सगे कज़न थे, और मेरी जो वालदा है उनके सगे मामू का रिश्ता था उनके साथ, तो उस लिहाज से फिर वो मेरे नाना लगे। तो उनके बाद ख़ानदान में गाने वाला बंदा भी मैं ही हूँ कि एज आ प्रोफेशनल गाने वाला, जिसमें पॉप, रॉक, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, किसी भी टच में, सूफ़ी में, किसी में भी गाने का जो एक पैशन था या एक अल्लाह की तरफ से मल्टी टैलेंटेड वोकल था, वो मेरा था। तो जब फैमिली में लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि पंजाबी में जैसे कहते हैं कि खाला जी साढ़े खानदान से दूसरा रफ़ी पैदा हो गया था। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया, कहा नहीं मैं तो शायद में ये बातें चलने शुरू हो क्योंकि मैं 4 साल की एज में ही पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। 1 क्लास की एज में मैंने पहला एक लाइव बैंड परफॉर्म किया था, और 1000 आवाम की स्टेज के अंदर, जिसके अंदर मुझे अवार्ड भी मिले थे म्यूज़िक के, जो आज भी मेरे घर पे मौजूद है विद तस्वीरें एंड अवार्ड्स, सारी बायोग्राफी वगैरह सब कुछ है। सब कुछ आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, कोई एल्बम अपना रिकॉर्ड करवाया है? कोई आपने एक सॉन्ग वगैरह को रिकॉर्ड करवाया? जी बिल्कुल करवाया। एक गाना तो बारिश की बूंदे, जो कि 3 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, इंडिया से रिलीज़ हुआ था, वायरल हुआ था काफ़ी हद तक। उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। उसके बाद अब जो मेरा रिसेंट, कहाँ से अपॉर्चुनिटी आई हैं? डिफरेंट चैनल्स से, टीवी चैनल्स पे परफॉर्म किया, जैसे दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़ हो गए, वहाँ पे भी किया आपने? लाहौर न्यूज़ पे, टीवी पे, और बोल पे हो गया। इस तरह कोहिनूर सबसे पहला प्लेटफॉर्म मिला था। इस तरह से एक आध वेब चैनल इस तरह से चल रहा था। फिर कॉन्सर्ट 1-2 मिलना शुरू हो गए थे, फिर बीच में काम फिर रुक गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक आर्टिस्ट को उस तरह से कैलिबर पे लाया नहीं जाता जिस तरह से लाना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर ये अलमी है। बिल्कुल, ये अलमिया है कि हमारे आर्टिस्ट को उस तरह से प्रमोट नहीं करते जिस तरह से इंडिया में करते हैं। जिस तरह इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनको स्ट्रीट आर्टिस्ट का नाम दे देते हैं या भिखारी का नाम दे देते हैं। मैं ऑन ईयर भी ये बात कहूँगा कि उसको जो है ना, उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलती। उसको लोग भिखारी या स्ट्रीट आर्टिस्ट बोलते हैं, या नॉर्मल आर्टिस्ट बोलते हैं, या स्ट्रगलर बोलते हैं, या अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बोलते हैं। सबसे जो मेरे नज़दीक सबसे बैड वर्ड है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बोलते हैं, कि आपको अभी दुनिया ने देखा नहीं, आप अभी इस काबिल नहीं है। बहुत जगहों पे काम मेरा रिजेक्ट भी हुआ है, बहुत जगहों पे भी सिलेक्ट भी हुआ है, फिर अभी बस चल रहा है, कहीं पे रुकता है। कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है जो कि मोहम्मद रफ़ी की याद को ताज़ा कर दे। उनका एक सॉन्ग था और बड़ा ही फेमस हुआ था वो, और वहाँ से वो एक बहुत बड़े लेजेंड स्टार बन गए थे। शायद आपको पता भी हो, क्या हुआ तेरा वादा, ये गाने ने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया था। तो अगर वो आप आज गुनगुना के और सुनाएं देखने वाले जो नाज़रीन हैं और सुनने वाले कानों को,
पता चले वाकई में यानी कि आप जो है ना लेजेंड जो स्टार हैं जो मोहम्मद रफ़ी है उनके आप नवासे हैं और उनकी याद भी ताज़ा हो जाए। श्योर, आई वाना सिंग एंड उनको मैं प्रेज़ करता हूँ और उनको ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे क्या बात है, एकदम से यानी कि मैं तो वो शौक में चला गया था कि मेरे सामने रफ़ी जी जो है ना वो गा रहे हैं। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है माशाल्लाह, क्या बात अरे सर थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपने कहा है ये आपकी रिस्पेक्ट है, थैंक यू सो वेरी मच, बट मैं बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। अच्छा मुझे आप जब घर में गाते हैं तो घर वाले नहीं कहते कि यार क्या गुनगुनाते रहते हो? और हाँ कहते थे कभी, लेकिन बाद में मैडम ने जिस जगह में मैं पढ़ता था स्कूल लाइफ में, उन्होंने कहा था कि इसको सपोर्ट करना, जब बड़ा हो जाए तो इस फील्ड में आगे बढ़ाना। उन्होंने शायद गुण देख लिया था, तो उन्होंने कहा था कि इसको इस फील्ड में आगे आप इजाज़त दीजिएगा, हो सकता है कि ये इसी में हो। तो मुझे लगता है कि मैंने सिंगिंग को नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहते हैं जी, लेकिन सिंगर बन गए। हाँ जी, मेरी सारी फैमिली डॉक्टरी से है और मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं यूईटी में पढूं या इधर उधर पढूं अच्छी जगह पे और मैं डिग्री लेके एक डॉक्टर बनूं, लेकिन शायद मैं इतना बेहतर डॉक्टर या इतना अच्छा पढ़ाई में था नहीं, तो शायद मुझे सिंगिंग की फील्ड ने खुद चुना है कि मैं डॉक्टरी से मेडिकल फील्ड में 7 साल 8 साल काम करता रहा, उसके बाद सिंगिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए आ गया, पता भी नहीं चला। अच्छा मुझे कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो टैलेंट को उस हद तक प्रमोट नहीं किया जाता जो कि दूसरे ममालिक में जो टैलेंट को जो है ना लोग प्रमोट करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान में कोक स्टूडियो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद नेस्कैफ़े है, उसके बाद वीलो साउंड है। वीलो में तो अभी हमारा काम गया भी था, लेकिन एक फेक पर्सन ने उसको किया था कि हम ऐसे ऐसे आपको इजाज़त देंगे, लेकिन कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। वो सारे वही आर्टिस्ट हैं जो रिनाउंड पहले से हैं, किसी नए आर्टिस्ट को वो प्रमोट नहीं करते, ऑडिशन नहीं लेते। पाकिस्तान में इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी तो मैंने रिसेंट ही इंडिया में अपना ऑडिशन भेजा है इंडियन आइडल सीज़न 14 में, तो हो सकता है कि ऊपर वाले की रहमत से अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे हो जाए, वरना आप वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करूँ, जैसे आतिफ असलम, शफकत अमानत अली राहत साहब ने किया, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ये पाक इंडिया की दोस्ती को मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, हम लोगों को इन चोचलों में नहीं पड़ना चाहिए जिस तरह लोग सोचते हैं, जो इनकी वाइब्स हैं, तो इनको पॉजिटिव करना चाहिए कि आर्टिस्ट के लिए कोई भी बाउंड्रीज बैन नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप बता रहे थे कि आप पॉप और क्लासिकल और मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के आप म्यूज़िक जो है ना वो गा लेते हैं, तो जो राग होते हैं इसके अंदर आपको लगा लेते हैं वो? जी, मैं सब जॉनरास के अंदर मैं गा लेता हूँ और मैं राग गा के अंदर भी बिल्कुल। मैं एक दरबारी राग के अंदर कुछ सुना देता हूँ। बोल हूँ गाना, एक सूफ़ी गाना है वो उसका। मा पा दा नी पा, मा पा दा नी रे सा, नी सा रे पा दा नी पा, पा मा गा मा रे नी धा रे नी सा नी रे सा, बिच सजदे और किसे और दी क्यों, दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों, क्या है तू क्यों है तू सोच जरा, रंग जा अपने ही रंग तू, कर दे सबको ही दंग तू,
बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोल बोल अल्लाहू अल्लाहू। थैंक यू। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। ये खुद ही घर पे गाते रहे या कोई उस्ताद भी है, या सिर्फ और सिर्फ रफ़ी जी को सिर्फ फॉलो करते रहे हो? मेरे तो वैसे सारे टीचर्स हैं, मैं सभी को फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरे जो पाकिस्तान में 2 टीचर्स हैं, एक रिदम के थे और एक क्लासिकल के स्पेशल ट्रेनिंग टीचर थे, जिनके साथ मैं अब एज आ प्रोडक्शन काम भी कर रहा हूँ। उनका नाम तलहा लियाकत है और रिवर स्टूडियो के CEO, उनके साथ मैं एज अ प्रोडक्शन वर्क भी कर रहा हूँ एज अ सिंगर कंपोज़र। और एक टीचर रिदम के थे जिनका नाम राजा जमशेद है, उनसे मैंने म्यूज़िक के ऊपर तालमेल का सीखा था। और क्लासिकल में मैंने तलहा लियाकत साहब से सीखा था, प्रॉपर इसकी नॉलेज थ्योरी ली थी कि ठाट राग क्या होते हैं, इन सब के बारे में। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो देखने वालों को जो देख रहे हैं? लास्ट में मैसेज, और जो मीडिया के सामने आने का मकसद है वो भी ज़रा बताएं। मेरा मीडिया के सामने आने का मकसद सिर्फ वायरल होना नहीं है कि हम लोग वायरल हो जाएं तो इस तरह तो उस तरह, जिस तरह लोगों की शायद थॉट होती है। मेरा वायरल होने का मकसद ये है कि हम लोग को प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली वायरल होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अपने आर्टिस्टों के लिए कर सकूँ, पाकिस्तान इस मुल्क के लिए कर सकूँ, लोगों के लिए कर सकूँ। तो मैं कहना चाहूँगा अपने तमाम फैंस से, अपने जितने भी लोग देखने वाले, यहाँ पे फीडबैक देने वाले हैं, रफ़ी साहब के नवासे जो हैं, और मेरे साथ जो मेरे फैंस हैं, या मुझे रफ़ी साहब के फैंस हैं, जो उनके फैंस हैं इंडिया में, जो किसी भी आर्टिस्ट के हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, ना कि उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट बोले, ना कि उसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बोले। आर्टिस्ट इज़ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बोर्न आर्टिस्ट। उसको कोई भी ख़रीद नहीं सकता, उसको कोई भी पैसा दे के लेके बना नहीं सकता, वो ऊपर वाले की कला से ही सारा कुछ आता है। तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि वो दुनिया के आगे मज़ीद अपने आप को अच्छा निखार के एक अच्छा आर्टिस्ट बन सके। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई की बात बिल्कुल ठीक है, और होना भी ऐसे चाहिए। और हमें जो है ना किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अब ये भाई जो हैं ये कह रहे थे इनके बकौल के, ये रफ़ी जी जो एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, उनके ये नवासे हैं, और ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे थे कि हमें आर्टिस्ट जो होते हैं इसकी कदर करनी चाहिए। और हमारे मुल्क के अंदर जो है बड़ी बदकिस्मती से जो टैलेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी बेकदरी की जाती है। तो इसलिए तमाम देखने वाले जो नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश है कि इस भाई की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये भाई आगे बढ़ के अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मुल्क को मिल्लत की, यानी कि अपने मुल्क का एक नाम रोशन कर सकें बैरून मुल्क जाके। या इंडिया जैसे आइडियल जो इन्होंने बताया, इंडियन आइडियल के अंदर भी इन्होंने अपना ऑडिशन जमा करवाया हुआ है। अगर वहाँ पे इनकी सिलेक्शन हो जाती है तो यही है भाई, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।